कैसे हैं आप सब? आप सबको मुमताज़ अजीज़ नाज़ा का प्यार भरा सलाम। मुमताज़ संगम उर्दू क्लासेस में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ और ये हमारा पहला सेशन है। इस मुमताज़ संगम उर्दू क्लासेस में हम आपको उर्दू वोकेबलरी और उर्दू लैंग्वेज की बेसिक जानकारी मुहैया कराएंगे, जिससे आप सबको उर्दू को पढ़ना और लिखना आप सब सीख सकें। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारे अगले सारे सेशंस की आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, जब हम और आप रूबरू हैं तो मैं चाहूँगी कि हम और आप एक दूसरे से मुतारिफ हो जाएं। तो मैं आपको अपना एक मुख्तसर सा तारुफ दे देती हूँ और आप सब अपना तारुफ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं एक पेंटर, डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और ऑथर और लिंग्विस्ट हूँ। पेंटिंग मेरा पहला प्यार रहा है। मैं 4 साल की उम्र से पेंटिंग करती रही हूँ और राइटिंग में 40 इयर्स से कर रही हूँ। मैंने कुछ फिल्मों में भी लिखा है और टीवी के लिए भी लिखा है और बहुत सी उर्दू मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स और गज़लें वगैरह छपती रहती हैं। और दोस्तों, अब मैं आपके सामने उर्दू की एक ब्रीफ हिस्ट्री पेश करना चाहूँगी ताकि आप अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को अच्छी तरह से समझ सकें। तो वो ज़बान थी संस्कृत, और जो इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में चलने वाली इलाकाई बोलियां जैसे ब्रिज, अवधी, बंगाली, मराठी, इस तरीके की आज भी राइज है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले मुसलमानों ने यहाँ कदम रखा। वो ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए इंडिया आए। तो जो इसका मरकज रहा, दारुल हुकूमत भी रहा और सरहद से नजदीक होने के वजह से मरकज भी रहा, वो दिल्ली रहा। दिल्ली एक ऐसी जगह था जहाँ पे बाहर से भी लोग आते थे और इंडिया के भी तमाम इलाकों से लोग दिल्ली आया करते थे, क्योंकि ये दारुल हुकूमत भी था और सेंटर भी था। तो अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाकिम हो या महकूम हो, दोनों को एक दूसरे से राब्ता करने की जरूरत पड़ती है, और राब्ता करने के लिए ये भी जरूरी है कि वो एक दूसरे की जबान समझें। इसी तरह से जब ताजिर तिजारत करने के लिए आता है तो उसको अपना माल बेचने के लिए उसको ग्राहक की जबान समझनी है, और ग्राहक को भी अगर उसका माल खरीदना है तो उसकी जबान समझनी पड़ेगी। तो इस तरह से एक इश्तराक हुआ बाहर की जबानें अरबी, फारसी, तुर्की वगैरह, और इंडिया की जो जबानें थी, संस्कृत, इलाकाई जबानें और इलाकाई बोलियां, इन सब के इश्तराक से एक मिली जुली जबान की पैदाइश हुई, जिसको उस जमाने में हिंदवी नाम दिया गया। ये जो हिंदवी जबान थी, इसमें कई जबानों की बोलियां और जबानें शामिल थी। अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी, अवधी, ब्रिज और जो भी जबानें राइज थी, थोड़ा थोड़ा सब जगह से आके ये एक जबान कायम हो गई। फिर इसकी तरक्की होना शुरू हुई, और जब हजरत अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो साहब की तस्वीर आप देख पा रहे हैं,
جب حضرت امیر خسرو صاحب نے اس میں تخلیق شروع کی تو انہوں نے کئی ایکسپیریمنٹس کیے، اور اس کو ادب کی زبان بنانے میں سمجھتی ہوں کہ حضرت امیر خسرو کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جیسے انہوں نے زحال مسکین، مکن غافل، بنائے بتیاں، لگائے چھتیاں، کیا ایسا کچھ ہے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح سے انہوں نے ایک تسلسل شروع کیا کہ جو دونوں زبانوں کو ملا کر ایک مشترکہ زبان اور اس میں ادب کی تخلیق، یہ سلسلہ امیر خسرو صاحب سے شروع ہوا ہے. اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ زبان ترقی کرتی رہی، میر آئے اور سودا آئے، لیکن اس زمانے تک بھی یہ زبان اس شکل میں نہیں تھی جیسی یہ آج پائی جاتی ہے. اس زمانے میں بھی یہ زبان کافی جیسے اب کسو اس طریقے کے لفظ اس زمانے میں رائج تھے، اور اس زبان کو اس تب تک ریختہ نام سے جانا جانے لگا تھا. اس کو ایک نیا نام مل گیا تھا، ریختہ، اور یہ ادب کی زبان تسلیم کر لی گئی تھی. اس میں بہت بڑے بڑے شاعر اس کو اپنا رہے تھے اور اس میں ادب کی تخلیق کر رہے تھے. معاف کیجیے گا، میری تھوڑی طبیعت ناساز ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جہانگیر کے دور حکومت میں پرتگالی اور فرینچ اور انگریز یہاں تجارت کے مقصد سے آئے، بھارت آئے، اور اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ جس کے وجہ سے ان کو یہ روٹ کھوجنا پڑا، نیا روٹ، سمندری روٹ کھوجنا پڑا، اور ان لوگوں نے انڈیا میں قدم رکھا. اور ان میں سے پرتگالی اور فرینچ اور انگریزوں کے بیچ بھی تصادم بھی رہا. اور یہی وہ زمانہ تھا جب مغلیہ سلطنت کے کمزور ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. جہانگیر کے دور حکومت تک مغلیہ سلطنت کافی مستحکم تھی، لیکن اس کے بعد تھوڑا اس کا زوال شروع ہوا، اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے راج، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہونا شروع ہو گئیں. اب انگریزوں کو یہ محسوس ہوا، فرینچ نے بھی سوچا، پرتگالیوں نے بھی، لیکن یہ لوگ اتنا کامیاب نہیں ہو پائے جتنا کامیاب انگریز رہے یہاں پر. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں پہ قبضہ کرنا آسان ہے، اور ان کا جو طور تھا، ان کا جو شیوا تھا، تو وہ بڑے سازشن کام لیتے تھے کہ دوست بن کے آتے تھے، وہ دوستی کرتے تھے ریاستوں کے ساتھ، اور پھر دھیرے دھیرے اندر ہی اندر جڑیں کترتے تھے اور پھر اس ریاست پہ قابض ہو جاتے تھے. یہ انگریزوں کا شروع میں طریقہ رہا، اور پھر دھیرے دھیرے ان کافی طاقتور ہوتے چلے گئے. پھر ایک زمانہ وہ آیا جب 1857 کا غدر ہوا، اور اس میں ہندو اور مسلمانوں نے کندھے سے کندھا ملا کر انگریزوں کا سامنا کیا. حالانکہ وہ غدر کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن انگریزوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اگر ہندوستان پہ حکومت کرنی ہے تو ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو بانٹنا ضروری ہے. اب یہ انگریزوں کی پھوٹ ڈالو راج کرو یا ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی، یہ جب انہوں نے لاگو کی تو دھیرے دھیرے
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक खाई बनना शुरू हुई, और जब हिंदू और मुसलमान बटे तो उनके साथ ये ज़बान हिंदवी या हिंदुस्तानी या रेख्ता ये भी उनके साथ बट गई, और ये ज़बान एक तरफ हिंदुओं ने जो देवनागरी लिपि में हिंदी कह के उस ज़बान को खुद अपना हिंदुओं ने अपना लिया, और इसी ज़बान को फ़ारसी रस्मुल ख़त के हिसाब से रस्मुल ख़त फ़ारसी स्क्रिप्ट के तहत मुसलमानों ने अपना लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट की बिना पर इस हिंदवी ज़बान के दो हिस्से हो गए, जिसमें से एक हिंदी बना और एक उर्दू बना। अब जो ये तासुब था ये बढ़ता रहा, और शुद्धता पसंदी, एक प्योरिटी लाने के लिए जो हिंदी ज़बान में संस्कृत के अल्फाज ठूस ठूस के भरे जाने लगे, वैसे ही इधर उर्दू ज़बान में अरबी और फारसी के अल्फाज ठूस ठूस के भरे जाने लगे, और ये ज़बान जो थी वो अवाम से दूर होती गई। लेकिन अभी भी अवाम के बोलचाल की ज़बान वही हिंदवी, वही रेख्ता या वही उर्दू या हिंदी, जो भी आप कह लें, हिंदू जो अवाम की ज़बान है वो आज भी वही है। उसमें आपको अरबी फारसी, तुर्की, इंग्लिश, संस्कृत और इलाकाई ज़बानों के तमाम अल्फाज मिलेंगे। ये आम बोलचाल की ज़बान है। अब आपको मैं थोड़ा इसके उर्दू के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये मुख्तसर तारीख हो गई, अब मैं आपको थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी उर्दू के। उर्दू की एक ख़ास उर्दू का नेचर है, तो वो नेचर ये है कि एक तो ये इश्तिराक की ज़बान है, ये ऐसी ज़बान है कि जो लोगों को जोड़ती है, अलग नहीं करती। दूसरी, ये आम बोलचाल की ज़बान है। हमारी आपकी फिल्में बनती हैं इस ज़बान में, हमारी और आपकी ज़बानें, इसमें गीत लिखे जाते हैं, इसमें फिल्में बनती हैं, तो ये बहुत, इसका दायरा वसी है। दूसरे, ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़बान है, किसी भी ज़बान के अल्फाज को ये बड़ी आसानी से अपने में जज़्ब कर लेती है, वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे तुर्की हो, चाहे फारसी हो, चाहे अरबी हो। उर्दू बहुत ज़रख़ेज़ ज़बान है, ये अपने साथ हर किसी को लेके चलना चाहती है। ये एक ऐसी ज़बान है, इसमें आपको कई ज़बानों के अल्फाज मिलेंगे। दूसरा, इसमें एक जो ख़ास बात है, इसमें आपको नाउन या इस्म अक्सर, सब तो नहीं लेकिन अक्सर अरबी या फारसी के मिलेंगे, जैसे लिबास, बावर्ची खाना, चाकू, जंजीर, दरवाज़ा, रोशनदान, चारपाई, किताब, दरबान, गुलाब, आईना, मौसम, बाग, बागीचा, मकान, सुराही, कलम, पाजामा, कमीज़, दरिया, तालाब, नाव वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह इसमें वर्ब जो है वो ज़्यादातर संस्कृत से लिए गए हैं, जैसे कि संस्कृत और बोलियों से हिंदी के वर्ब ज़्यादा आते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बोलना, चलना। ये सारे जो वर्ब्स हैं ये ज़्यादातर संस्कृत और इलाकाई ज़बानों से आएंगे। फिर इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसमें दो ज़बानों के अल्फाज आपको मिलेंगे, जैसे जिम खाना, जिम लफ्ज़ अंग्रेज़ी का,
और खाना लफ्ज़ फारसी का। इसी तरह रेलगाड़ी, गाड़ी लफ्ज़ हिंदी का है और रेल लफ्ज़ इंग्लिश का है। लाइन हाजिर, ये कोई फौजियों का ये एक कोई डेफिनेशन है कि लाइन हाजिर कर देते थे। तो ये भी दो अल्फाज के जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि हाजिर अरबी का लफ्ज़ है और लाइन इंग्लिश का लफ्ज़ है। इसी तरह से इसमें कुछ अल्फाज को फारसी और अरबी के ग्रामर में पिरो लिया गया है, जैसे कि लीडरान। कुछ अल्फाज जैसे हिंदी और अरबी फारसी को मिला के आएंगे, जैसे कि बर्दाश्त करना, रद्द करना, इत्मीनान हो जाना, रहनुमाई करना। इस तरीके के अल्फाज आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये एक उर्दू की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आइए मैं आपको थोड़ा बोलचाल की बात करें हम लोग, तो जब ताकि आपको थोड़ा इसका भी एक वो मिले कि जैसे हम मिलते हैं किसी से तो हम बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम या आदाब अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम के मतलब है आप पर सलामती हो। आदाब अर्ज़ है के मतलब है आदाब मीन्स मैनर्स। तो हम आपके सामने आदाब पेश करते हैं, मतलब हम मैनर्स, सारे मैनर्स हमने दिखा दिए इस तरीके से। अब फिर इसका जवाब है, अस्सलाम वालेकुम का जवाब है वालेकुम अस्सलाम, और आदाब अर्ज़ का जवाब भाई आदाब। फिर आगे पूछेंगे ये क्या हाल है, कैसे मिजाज है, क्या हाल है। जवाब होगा ठीक है, शुक्रिया, और आपकी दुआ है। थोड़ा इसको अगर सोफिस्टिकेटेड करेंगे, थोड़ा तहजीब के दायरे में आएंगे तो कहेंगे आपकी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। ऐसे ही आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो उसका जवाब होगा मेरा नाम मुमताज़ है या मुझे मुमताज़ कहते हैं। और इसको जब लखनवी तहजीब में घोल के पेश करेंगे तो कहेंगे आपका इसमें गिरामी क्या है, मतलब है कि आपका कीमती नाम क्या है। ये हमारे उर्दू की एक खास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये तहजीब की ज़बान है। इसमें बड़ा मिठास, बहुत तहजीब, बहुत महज़्ज़ब तरीके का इस्तेमाल इसमें होता है, बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं इसमें। तो फॉर्मेलिटी का ये तरीक़ा है कि आपका इसमें गिरामी या आपका इसमें शरीफ क्या है, तो उसके जवाब में बोलेंगे कि खाकसार को मुमताज़ कहते हैं। सीधा नहीं कहेंगे कि मेरा नाम मुमताज़ है, तो उसको थोड़ा रूट समझा जाएगा। कहेंगे खाकसार, मतलब अपने आप को बिल्कुल गिरा दिया कि खाकसार को मुमताज़ कहते हैं। फिर आएंगे कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ये उर्दू का बोलने चालने का तरीक़ा है, और मुझे लगता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच पाए। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगी कि आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि हमारे हर सेशन की आपको जानकारी मिल सके। और बेल आइकॉन को बिल्कुल दबाइएगा, क्योंकि हम
हर 15 दिन में वीडियोस डालते रहेंगे, तो हमारे हर सेशन की आपको जानकारी मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन, नोटिफिकेशन बेल आप ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे सेशंस की जानकारी मिलती रहे। और हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप इसमें क्या तरमीम चाहते हैं या क्या बदलाव चाहते हैं, क्या इसमें चीज़ें शामिल होनी चाहिए और क्या नहीं शामिल होनी चाहिए, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। आदाब।